नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक सजा ऐसी भी। रश्मि इस मोहल्ले में अभी नई नई आई थी। वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और उसका तबादला मेरठ से दिल्ली कर दिया गया था। उसके परिवार में सास ससुर, पति सुशील और 2 बच्चे पीहू और विभोर थे। दोनों बच्चे 8वीं और 10वीं में पढ़ते थे। ऐसे अचानक स्कूल छोड़ना संभव नहीं था और रश्मि भी सरकारी स्कूल की नौकरी छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए सर्वसहमति से अभी रश्मि अकेले दिल्ली आई थी। यहाँ उसने 2 कमरों का एक फ्लैट किराए पर लिया था। शिफ्टिंग के वक्त उसके पति यहाँ आए थे और 2 दिन रुककर सब इंतजाम करवाकर वापस चले गए थे, क्योंकि वहाँ उनको भी अपनी नौकरी देखनी थी। रश्मि ने सुशील के जाने के अगले दिन से ही नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। उसके स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों सुबह की पाली में ही पढ़ते थे। बस दोनों के क्लासरूम अलग अलग थे और रश्मि दोनों को ही पढ़ाती थी। अपने स्वभाव और पढ़ाने के तरीके से वो बहुत जल्द अपने विद्यार्थियों की पसंदीदा अध्यापिका बन गई थी। बच्चे बेझिझक उनके पास अपने सवाल लेकर आते और वो बहुत अच्छे से उनके जवाब देती। इस स्कूल में आए रश्मि को 6 महीने होने को आए थे। आज स्कूल में फेयरवेल थी तो सभी लड़के और लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में सजे विद्यालय के प्रांगण में घूम रहे थे। आज सभी अध्यापिकाएं भी कुछ ज्यादा ही अच्छे से तैयार होकर आई थी। क्या बात है बच्चों, आज तो तुम सब बहुत प्यारे लग रहे हो। रश्मि कुछ बच्चों के ग्रुप में जाकर बोली, मैम आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। बच्चों ने भी उनकी तारीफ की। ऐसे ही हंसी खुशी के माहौल में फेयरवेल चल रही थी। बच्चों की तरफ से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। रश्मि और कुछ अध्यापिकाओं को सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए वो सब घूम घूम कर इंतजामात देख रही थी। तभी रश्मि को एक कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई। शिखा, सभी बच्चे तो नीचे हैं, फिर इस कमरे में से आवाज कैसी? रश्मि ने अपनी सह अध्यापिका से पूछा। हो सकता है कोई लड़की अपनी साड़ी ठीक करने आई हो, शिखा बोली। पर नीचे इतने कमरों को छोड़ इतनी दूर साड़ी ठीक करने क्यों आएगा कोई? रुको मैं देखती हूँ, रश्मि बोली और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा तुम देखो, मैं आती हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, ये बोलकर शिखा वहां से चली गई। रश्मि ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया और दरवाजा खुलते ही वो हैरान रह गई। वहां एक लड़का लड़की जो आपत्तिजनक हालत में देखा, जबकि वो दोनों 11वीं के छात्र छात्रा थे। क्या हो रहा है यहाँ? रश्मि चिल्लाई। कुछ नहीं मैम, वो लड़की जिसका नाम सिया था बोली। क्या वो? ऋषभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रश्मि लड़के से बोली। मैम वो हकलाने लगा। शर्म नहीं आती इतनी सी उम्र में ये हरकत करते हुए? तुम्हारे माता पिता तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजते हैं या ये सब करने? अभी प्रिंसिपल को बोलकर तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुलाती हूँ, रश्मि गुस्से से चिल्लाई। नहीं मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। सिया और ऋषभ माता पिता का नाम सुनकर डर गए और हाथ जोड़कर बोले, तुम लोगों को समझ भी है तुम क्या कर रहे थे, वो भी इतनी छोटी उम्र में? कुछ तो अपने माता पिता का ख्याल किया होता। वो कितने विश्वास से तुम्हें पढ़ने भेजते हैं और तुम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हो। तुम बच्चे क्यों नहीं समझते कि हर चीज एक उम्र में ही अच्छी लगती है? रश्मि बोली। मैम हम समझ गए हैं, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप बस किसी को ये सब मत बताइएगा, वरना हमारे मम्मी पापा हमारा स्कूल छुड़वा देंगे, प्लीज मैम, सिया रोते हुए बोली। ऋषभ भी रोने की अवस्था में था। रश्मि को लगा अगर ऐसा हुआ तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए वो उन दोनों को समझाकर नीचे ले आई। फेयरवेल खत्म हो गई और सभी अपने अपने घरों को चले गए। कुछ दिन बाद वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई और सब उसमें व्यस्त हो गए। पर फेयरवेल के बाद से सिया और ऋषभ रश्मि की निगाहों में रहने लगे, इसलिए अब उन दोनों को स्कूल में बात करने का भी वक्त नहीं मिलता था।
इस बात से दोनों परेशान थे। वक्त बीता और परीक्षा खत्म होने के बाद परिणाम भी आ गया। ऋषभ और सिया किसी तरह पास होकर 12वीं में आ गए। जब परीक्षा थी तब वो किसी तरह एक दूसरे से बात किए बिना रह रहे थे, किंतु कच्ची उम्र का प्यार कुछ ज्यादा ही सिर चढ़कर बोलता है। इसलिए अब दोनों रश्मि से छिपकर पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से दिल की बात करने लगे, क्योंकि अब वो पत्र द्वारा ही बात कर सकते थे। मिलते तो रश्मि की नजर में आ जाते। सिया के पास कोई फोन तो था नहीं जो घर जाकर मैसेज से बात हो सके। क्या कर रही हो तुम सिया? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। ये क्या पढ़ने में लगी हो? एक दिन क्लास के दौरान सिया कहीं गुम थी और रश्मि उसकी सीट पर आकर बोली, वो कुछ नहीं मैम। सिया झेपकर हाथ में लिया पेज छिपाने लगी। क्या कुछ नहीं दिखाओ? रश्मि उससे पेज लेकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेज पढ़ती जा रही थी उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। मैम, सिया को समझ नहीं आया क्या बोले। तुम क्लास के बाद स्टाफ रूम में मिलना मुझसे। ये बोलकर रश्मि ने वो पेज मोड़कर अपने पर्स में रख लिया। क्लास खत्म होने के बाद सिया थके कदमों से रश्मि के पास पहुंची। ये क्या है सिया? मुझे लगा था मेरे समझाने का तुम पर असर हुआ होगा, पर तुम लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि पत्र में ऐसी अश्लील बातें भी करने लगे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? रश्मि सिया को देख गुस्से से बोली। पर मैम, वो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सिया नजर झुकाए बोली, देखो सिया, सब कुछ उम्र के साथ अच्छा लगता है और अभी तुम लोगों की उम्र पढ़ाई करने की है। मैं ये पत्र तुम्हारे माता पिता को बुलाकर उनको दे दूंगी, फिर वो देखें उन्हें क्या करना है, क्योंकि एक बार मैं तुम लोगों को पहले भी मौका दे चुकी हूँ। रश्मि कुछ सोचते हुए बोली, नहीं नहीं मैम, उन्हें मत बुलाइएगा, वो लोग मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। मैं अब बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, पक्का। माँ बाप का नाम सुनकर सिया माफी मांगने लगी। ठीक है, तुम्हारा ये पत्र मेरे पास रहेगा और भविष्य में फिर मैं कुछ ऐसा देखती हूँ तो मुझे मजबूरन ये उन्हें देना पड़ेगा। अभी तुम क्लास में जाओ। रश्मि पत्र को अपने पर्स में रखती हुई बोली। रश्मि ने सिया के माता पिता को ना बताने का फैसला उसकी भलाई के लिए लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सिया की पढ़ाई छूटे। पर यहाँ शायद रश्मि गलती कर रही थी, क्योंकि इस उम्र में बच्चे माँ बाप की जानकारी में जब तक नहीं आते वो निडर होते हैं। स्कूल के बाद सिया ने ऋषभ को सब बात बताई। ये मैम को क्या दिक्कत है? अरे टीचर है, वो माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है? सिया बोली। लगता है अब कुछ करना पड़ेगा, वरना ये किसी दिन हमारे घर पर बता देगी। अब बहुत हुआ, अब इन्हें रोकना होगा, ऋषभ गुस्से में बोला। पर हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो मैम के पास वो पत्र भी है और मुझे डर है मैम मेरे घर वालों को ना बुला लें, इसलिए मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, ना हम पत्र लिखेंगे। मैंने तुझे पहले ही कहा था ये पत्र मत लिख, पर तुझे ही शौक चढ़ा था पत्रों से बात करने का। सिया बोली, अरे यार, पत्र तो इसलिए बोला था क्योंकि तेरे पास कोई फोन नहीं है, पर अब मैंने सोच लिया है क्या करना है, ऋषभ बोला और दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। घर आकर ऋषभ पूरा समय अपने कमरे में फोन पर लगा रहा। उसकी मम्मी ने उससे पूछा भी, पर उसने पढ़ाई का बहाना बना दिया। पर वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो तो कुछ यूट्यूब पर लगा था और कुछ मंसूबे बना रहा था। अगले 2 दिन वो कुछ ना कुछ करता रहा जिसकी किसी को खबर नहीं थी। सिया और ऋषभ इस वक्त ये नहीं समझ रहे थे कि रश्मि उन्हें सही सलाह दे रही है। उन्हें तो इस वक्त रश्मि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही थी। आजकल के बच्चे वैसे ही फोन के कारण उम्र से पहले बड़े हो गए हैं और कुछ बच्चे तो छोटी उम्र में सब करना चाहते हैं, भले वो उनके लिए सही हो या ना हो। अगले दिन रविवार था तो रश्मि घर पर थी। वो अभी दोपहर का खाना बनाकर ही हटी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। इतनी गर्मी में भरी दोपहरी कौन आ गया? खुद से बोलते हुए उसने देखा तो बाहर ऋषभ खड़ा था।
नमस्ते मैम, वो आपसे कुछ पूछना था। कल टेस्ट है ना, तो एक चीज समझ नहीं आ रही। ऋषभ दरवाजा खुलते ही बोला, पर इतनी धूप में तुम इतनी दूर आए हो, कल सुबह पूछ लेते मुझसे। रश्मि हैरानी से बोली, वो मैम, मैं इधर आया था इसलिए सोचा पूछता चलूं। कल याद नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, ऋषभ बोला। ठीक है, अंदर आओ, बहुत गर्मी है। कैसे पसीने में भीगे हो, रश्मि कुछ सोचते हुए बोली। दोनों अंदर आए तो रश्मि ने ऋषभ को बैठने को बोला और खुद उसके लिए पानी लेने चली गई। हाँ बोलो, क्या समस्या है तुम्हें? पानी देकर रश्मि ने वहीं बैठते हुए पूछा। मैम, ये बोल ऋषभ ने किताब खोल दी और कुछ प्रश्न करने लगा। मैम, क्या मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? थोड़ी देर बाद ऋषभ ने पूछा। रश्मि ने जवाब में वॉशरूम की तरफ इशारा कर दिया। ऋषभ के वॉशरूम जाने पर रश्मि अपना फोन लेकर बैठ गई। उसने देखा उसके पति ने परिवार की कुछ वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज रखी हैं। वो उन्हें देखने में मग्न थी कि तभी उसकी गर्दन पर चाकू से वार हुआ। रश्मि के गले से एक चीख निकली और वो कटे पेड़ से गिर गई। थोड़ी देर बाद वहां सन्नाटा था। गर्मी की दोपहरी थी, सभी अपने घरों में आराम कर रहे थे, तो किसी को पता नहीं चला वहां क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद रश्मि के पति सुशील ने उसे वीडियो कॉल की, किंतु उसने उठाई नहीं। उसने 1, 2, 3 बार कॉल की, पर कोई फायदा नहीं। जब ऐसा कभी नहीं हुआ, अब सुशील को थोड़ी चिंता हुई। उसने रश्मि की बिल्डिंग में ही ऊपर के हिस्से में रहने वाली अनुराधा जी को फोन किया, जिसका नंबर रश्मि के जरिए ही उसने लिया था। सुशील के कहने पर अनुराधा नीचे आई तो देखा रश्मि के घर का दरवाजा भी खुला है। रश्मि, रश्मि, कहाँ हो भाई? भाई साहब कब से तुम्हें फोन मिला रहे हैं, उठाती क्यों नहीं तुम? अनुराधा ये बोलती हुई अंदर आई, पर अंदर का दृश्य देखकर जोर से चीख पड़ी और बाहर की तरफ भागी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मोहल्ले के काफी लोग जमा हो गए। अनुराधा कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, बस रश्मि के घर की तरफ इशारा कर रही थी। लोगों ने वहां जाकर देखा तो रश्मि को खून से लथपथ पाया। अनुराधा के पति भी नीचे आ चुके थे। फिर तुरंत पुलिस को फोन किया गया और 5 मिनट में पुलिस हाजिर थी। जब उन्होंने रश्मि की नब्ज टटोली तो वो चल रही थी। आनन फानन उन्हें अस्पताल भेजा गया और पुलिस वहां का मुआयना करने लगी। तभी पुलिस की नज़र वहां रखी एक किताब पर पड़ी, जिस पर ऋषभ नाम लिखा था। पर चूंकि रश्मि एक अध्यापिका थी, तो किसी बच्चे की किताब वहां मिलना पुलिस को कोई बड़ी बात नहीं लगी। पुलिस ने ऊपरी तौर पर छानबीन कर सुशील को फोन किया और फिर रश्मि का घर सील कर अस्पताल की तरफ रुख किया। वहां डॉक्टर से बात करने पर पता चला अपराधी कोई नौसिखिया था, इसलिए ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। पर फिर भी रश्मि को अभी होश नहीं आया था। उसकी वजह थी रश्मि को सदमा लगा था। कुछ घंटों बाद सुशील और उसके परिवार के बाकी लोग भी अस्पताल पहुंच गए। सुशील से भी पुलिस ने सवाल जवाब किए, पर यहाँ कोई रश्मि का दुश्मन है, ये उसके लिए भी हैरानी की बात थी। अब अस्पताल से पुलिस ने फिर से रश्मि के घर का रुख किया और वहाँ के सीसीटीवी कैमरा देखे। सौभाग्य से एक कैमरा बिल्कुल रश्मि के घर के सामने लगा था। पुलिस ने उसी की फुटेज निकलवाई। उसमें एक लड़का घर में आता दिख रहा था, किंतु उसके चेहरे पर मास्क था। उसके सिवा कोई और नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वही लड़का तेजी से भागता नजर आया। इस वक्त उसके चेहरे पर मास्क नहीं था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। पर पुलिस को यह साफ नजर आया कि ये कोई छोटी उम्र का लड़का है। अब पुलिस ने वापस घर के अंदर का रुख किया और हर जगह जांच पड़ताल की। तभी उन्होंने देखा रश्मि का पर्स, जो कि दूसरे कमरे में रखा था, उस पर खून के निशान हैं। मतलब अपराधी ने उसमें से कुछ निकाला है। पर वहां पैसे तो रखे थे, यानी अपराधी वहां कुछ और लेने आया था। मेज पर रखा गिलास, रश्मि जहां बैठी थी वहीं रखी एक किताब और सीसीटीवी कैमरा,
ये सब सबूत काफी थे पुलिस के लिए, ये जानने के लिए कि अपराधी स्कूल का ही कोई बच्चा है। आज रविवार था तो स्कूल बंद था, फिर भी पुलिस ने स्कूल की मुख्य अध्यापिका को फोन किया। वो स्कूल के पास ही रहती थी और इतना बड़ा कांड सुनकर वो फौरन स्कूल आ गई, लेकिन बच्चे नहीं आए थे। आज तो कुछ भी पता करना मुश्किल था और एक एक बच्चे के घर जाना भी नामुमकिन था। इसलिए फिलहाल पुलिस ने अस्पताल का ही रुख किया। अस्पताल में रश्मि को अभी भी होश नहीं आया था। सुशील कुछ बता नहीं पा रहा था। रश्मि के घर के आसपास पुलिस जांच कर चुकी थी। अब तो बस सबको कल का इंतजार था, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि कातिल कोई स्कूल का ही है। अगले दिन जैसे ही स्कूल खुला, पुलिस स्कूल पहुंच गई। प्रार्थना के समय सभी बच्चों को देखा जा सकता था। प्रार्थना शुरू होने में थोड़ा वक्त था। ऋषभ, तू यहाँ क्यों आया है? रश्मि मैम ने देख लिया तो ऋषभ को अपने पास आया देख सिया धीरे से बोली। अब मैम कभी हमें नहीं देख पाएगी, ऋषभ बोला। सिया को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है। वो कुछ बोलने को हुई पर तभी प्रार्थना की घंटी बजी और सभी बच्चे वहां चल दिए। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, वहां 3-4 पुलिसकर्मी पहुंचे और वहां घूमने लगे, जिन्हें देख ऋषभ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसे तो लगा था रश्मि मैम अकेली रहती हैं तो किसी को जल्दी से पता नहीं लगेगा, पर पुलिस का स्कूल में आना मतलब कहीं पुलिस को पता तो नहीं लग गया मैंने उन्हें मारा है। यहाँ ऋषभ कौन है? प्रार्थना खत्म होते ही इंस्पेक्टर ने वो किताब ऊपर उठाकर पूछा। किताब देखते ही ऋषभ समझ गया कि अब उसका खेल खत्म। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से भाग जाए, पर इससे पहले कि वो कुछ निर्णय करता, उसने देखा उसकी क्लास के सब बच्चे जो उससे आगे लाइन में लगे थे वहां से हट गए। अब इंस्पेक्टर को वो और उसे इंस्पेक्टर साफ नजर आ रहे थे। ऋषभ अब पसीने पसीने हो गया। अब वो कोई शातिर अपराधी तो था नहीं, एक 16-17 साल का बच्चा था। साहब, ये तो वही सीसीटीवी वाला लग रहा है, एक हवलदार ऋषभ को देख बोला। इतना सुनते ही ऋषभ वहां से भागने लगा। ये देख सिया भी हैरान थी। फिर उसे ऋषभ के कई शब्द याद आए। मैम हमें अब कभी नहीं देखेंगी। ऋषभ, कहीं तूने मैम को? नहीं, ये क्या किया तूने? वो मन ही मन बोली। इधर पुलिस वाले तब तक ऋषभ को पकड़ चुके थे। सब बच्चों को कक्षा में भेज दिया गया और ऋषभ को प्रधानाचार्य के कमरे में लेकर आया गया। 2 अध्यापिका भी साथ थी। ऋषभ के माता पिता को फोन किया गया और उन्हें फौरन स्कूल बुलाया। सर, मैंने कुछ नहीं किया, डरा सहमा ऋषभ बोला। सभी अध्यापक हैरान थे, ये ऋषभ ने क्या किया और क्यों? सभी बच्चों के मन में भी सवाल था, ऋषभ ने किया क्या है? और सिया तो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अब उसका नाम भी सामने आएगा। ऋषभ के माता पिता को प्रधानाचार्य ने फोन करके स्कूल आने का आदेश दिया। ऋषभ, जिसे यही लगता था कि रश्मि मैम को उसने जान से मार दिया है, वो एक तरफ बैठा फूट फूट कर रो रहा था। वो समझ गया था अब झूठ बोलने का कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए वो खुद को मिलने वाली सजा की सोच डरा हुआ था। क्या हुआ मैम, आपने ऐसे अचानक से हमें यहाँ बुलाया? और ये ऋषभ क्यों रो रहा है? क्या किया है इसने? और स्कूल में पुलिस क्यों है? ऋषभ के पिता घबराए हुए से उसकी मम्मी के साथ आए और बोले, ये आपको हम नहीं ऋषभ बताएगा। क्यों ऋषभ? इंस्पेक्टर साहब ने ऋषभ से कहा। सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं रश्मि मैम को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो मेरी फेवरेट टीचर थी। रोते रोते ऋषभ बोला। क्या तुमने रश्मि मैम को मार डाला? पर कब और क्यों? आश्चर्य से ऋषभ के माता पिता ने पूछा। वो इससे आगे कुछ बोलते कि इंस्पेक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि वो चाहते थे ऋषभ सारी सच्चाई बयान कर दे। ऋषभ के माता पिता चुप तो हो गए, पर वो भी डरे हुए थे। ऋषभ उनका इकलौता बेटा है। सीमित आमदनी में भी उन्होंने खूब लाड़ प्यार से पाला है उसे। हर चीज, हर ख्वाहिश करने से पहले पूरी हुई है उसकी। पर वही बेटा ऐसा करेगा उन्हें अंदाजा भी नहीं था।
मम्मी पापा, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस सिया से प्यार करता था और उन्होंने हमें साथ देख लिया था, ऋषभ बोला। सिया का नाम सुनकर सारे टीचर चौंके। ये सिया कौन है, उससे बुलाइए, इंस्पेक्टर बोले। प्रधानाचार्य ने एक टीचर को इशारा किया और वो बाहर गई और कुछ देर बाद सिया को लेकर आई, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। उसकी हालत देखते हुए अभी उससे कुछ नहीं पूछा गया और उसके भी माता पिता को बुलाया गया। ऋषभ से अपनी बात जारी रखने को कहा गया। उसने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बता दी, वो भी सच सच। सर, मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैम ने हमारे घर वालों को सब बता दिया और वो मेरा लेटर दिखा दिया, तब हम लोगों की पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, तब हम नहीं मिल पाएंगे। बस यही सोच मैं कल मैम के घर गया था, क्योंकि उन्होंने सबको कह रखा था कि पेपरों को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो घर पर भी आ सकते हैं। बस मुझे मौका मिल गया और मैंने वो कर दिया जो। ये बोल ऋषभ अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर रो दिया। सिया के माता पिता ने जब ये सुना तो वो भी सन्न रह गए। सिया भी तुम्हारे साथ थी, इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं नहीं सर, बल्कि उसे तो कुछ पता भी नहीं था, ये अकेले मैंने किया है, इसलिए आप सजा भी मुझे दीजिए, ऋषभ एकदम से बोला। इंस्पेक्टर ने सिया से कुछ सवाल पूछे जिनसे वो समझ गए ऋषभ सच बोल रहा है। सर, हमारा बेटा ना समझी में इतना बड़ा कांड कर देगा, इसकी हमें जरा भी भनक नहीं थी। हमने तो इसकी हर इच्छा पूरी की है, पर यह इतना बड़ा हो गया कि हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था। ऋषभ के पिता हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से बोले। तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा और उन्होंने साइड में जाकर बात की। आपने बेटे की हर इच्छा पूरी की, पर कभी ये देखा कि आपका बेटा कर क्या रहा है? सिर्फ इच्छा पूरी करना माँ बाप का फर्ज नहीं होता, बल्कि बच्चों के बारे में सारी जानकारी रखना भी उनका फर्ज होता है, इंस्पेक्टर साहब बोले। हम समझ गए, गलती हमारी है, तो इसकी सजा भी हमें दीजिए और हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए प्लीज, ऋषभ की माताजी रोते हुए हाथ जोड़कर बोली। हवलदार, तुम ऋषभ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं अस्पताल होकर आता हूं, इंस्पेक्टर ये बोल वहां से निकल गया। सिया की हालत को देखते हुए उसे उसके माता पिता के साथ भेज दिया गया। ऋषभ के साथ उसके माता पिता भी चल दिए। मैम, कैसी हैं अब आप? अस्पताल पहुंचकर इंस्पेक्टर ने रश्मि से पूछा। उसे होश आ चुका था। जी बेहतर हूँ, रश्मि ने धीरे से जवाब दिया। वो अब काफ़ी ठीक दिखाई दे रही थी, क्योंकि जख्म बहुत गहरे नहीं थे। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से पूछ रश्मि का बयान लिया और ऋषभ के खिलाफ रिपोर्ट लिखने लगे। सर, क्या मैं ये रिपोर्ट 2-3 दिन बाद पुलिस स्टेशन आकर लिखवा सकती हूँ? कुछ सोचते हुए रश्मि ने पूछा। पर मैम, इंस्पेक्टर कुछ बोलने को हुए तो रश्मि ने रिक्वेस्ट की, तो इंस्पेक्टर ने हामी भरी और जरूरी कार्रवाई कर वहां से निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंच उन्होंने ऋषभ से कुछ सवाल और किए और उसे फिलहाल जेल में बने बाल सुधार गृह भेज दिया। ऋषभ के माता पिता को जबरदस्ती घर भेजा गया। ऋषभ को अभी भी ये नहीं पता था कि रश्मि मैम जिंदा हैं। बाल सुधार गृह में उस पर नजर रखी जाती थी कि वो कुछ गलत ना कर ले। ऋषभ वहां खामोश एक कोने में बैठा रहता। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर जैसे म्यान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे अपराध को वापस ठीक नहीं किया जा सकता। ऋषभ, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। 2 दिन बाद हवलदार उसे बुलाने आया। ऋषभ चुपचाप निगाह नीची किए उसके साथ चल दिया और इंस्पेक्टर के केबिन में आकर ऐसे ही खड़ा हो गया। कैसे हो ऋषभ? अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया और निगाह उठाने पर मजबूर कर दिया। मैम, आप? हैरानी से ये बोल ऋषभ भागकर रश्मि के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। रश्मि की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उसे अपने हर विद्यार्थी में अपने बच्चे नजर आते थे। उसने ऋषभ को उठाया। मैम, आप जिंदा हैं, थैंक गॉड। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे।
तभी ऋषभ के माता पिता भी आ गए। वो भी रश्मि को जिंदा देख आश्चर्य में पड़ गए, साथ ही खुश भी हुए। हाँ तो मैम, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, क्योंकि ये लड़का नाबालिग है, इसलिए इसको जेल तो नहीं भेजा जा सकता, किंतु इसे सजा तो मिलेगी ही। इंस्पेक्टर रश्मि से बोला। सर, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, रश्मि बोली। तो सब चौंक गए। पर क्यों मैम, इसने अपराध किया है तो इसे सजा तो मिलनी चाहिए। वो तो शुक्र है आपके जख्म गहरे नहीं थे, वरना अगर आपकी जान चली जाती तो। इंस्पेक्टर बोला। तब मेरे घर वालों के ऊपर था वो क्या फैसला करते, पर अभी मैं ठीक हूँ और नहीं चाहती ऋषभ का भविष्य खराब हो, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। ऋषभ को मैं कोई सजा नहीं दिलाना चाहती, रश्मि बोली। सबने उसे बहुत समझाया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। ऋषभ और उसके माता पिता रश्मि का इतना बड़ा दिल देख नतमस्तक हो गए। ठीक है मैम, जैसी आपकी इच्छा, पर ऐसा ना करने की वजह जान सकता हूँ? इंस्पेक्टर फाइल बंद करता हुआ बोला। सर, मैं एक अध्यापिका हूँ, बच्चों का भविष्य बनाना मेरा पेशा ही नहीं कर्तव्य भी है। माना ऋषभ ने गलती की है, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। आज उसे सजा मिली तो उसका भविष्य तो खराब होगा ही, साथ ही कल को हो सकता है वो सच में अपराधी बन जाए। मैं नहीं चाहती उसे कोर्ट सजा दे, बल्कि मैं उसे खुद सजा देना चाहती हूँ। रश्मि ये बोलकर ऋषभ की तरफ पलटी। आप खुद सजा देना चाहती हैं, पर क्या? इंस्पेक्टर बोला। ऋषभ की सजा यही है कि वो ये सब भूल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ साल बाद मुझे कुछ बनकर दिखाए। साथ ही ये वादा करे कि वो जब तक अपनी मंजिल नहीं पा लेता किसी लड़की से कोई रिश्ता ना रखे। क्यों ऋषभ, तुम्हें ये सजा मंजूर है? रश्मि बोली। नहीं मैम, आप मुझे सजा दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप जैसी अच्छी टीचर पर मैंने नहीं, मैं मुझे सजा मिलनी चाहिए, ऋषभ रोते हुए बोला। ऋषभ, जो सजा मैं दे रही हूँ तुम्हें वही काटनी होगी, और मुझे यकीन है तुम एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी सजा काट मुझसे मिलने जरूर आओगे। बोलो, आओगे ना? रश्मि ऋषभ के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। ऋषभ रश्मि से लिपटकर रोता जा रहा था। इस वक्त उसके मन में मैम के लिए हद से ज्यादा सम्मान था और रश्मि के मन में ऋषभ के लिए ममता। वहां मौजूद सभी लोगों की आंख नम हो गई। साथ ही रश्मि का बड़प्पन देख सबके मन में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। ऋषभ के माता पिता तो रश्मि का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे। रश्मि अपने पति के साथ ससुराल आ गई, क्योंकि अभी उसे आराम की जरूरत थी और कुछ समय में उसका तबादला मेरठ ही कर दिया गया। ऋषभ के माता पिता उसे लेकर दूसरे शहर चले गए, जहां उसका दाखिला नए स्कूल में करा दिया गया और उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। सिया के माता पिता को भी स्कूल वालों ने समझाया और उसकी पढ़ाई जारी रही। आज उस बात को 5 साल से ज्यादा बीत गए। रश्मि मेरठ में ही नौकरी करती है। आज रविवार है और उसके घर में सभी लोग साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां उसे एक अजनबी नौजवान नजर आया। रश्मि को देख वो उसके चरण छूने झुक गया। रश्मि ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। मैम, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं ऋषभ, वो बोला। ओ ऋषभ, तुम? काफी बदलाव आ गए हैं तुम्हारे चेहरे पर, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। पर तुम यहाँ? रश्मि बोली। मैम, स्कूल से आपका पता लेकर आया हूँ, लीजिए मिठाई खाइए। आपका ये अपराधी अपनी सजा पूरी करके आया है। मैं IIT से इंजीनियर बन गया और गुरुग्राम में बहुत अच्छी फर्म में मेरा सिलेक्शन हो गया है, ऋषभ बोला। क्या सच में? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आओ, अंदर आओ, रश्मि खुश होते हुए बोली। मैम, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कारण है। इतने बड़े अपराध की शायद ही किसी ने इतनी अच्छी सजा दी होगी जो अपराधी का भविष्य ही बना दे, ऋषभ नम आंखों से बोला। ऋषभ, ये तुम्हारी मेहनत है, वरना तो तुम मेरी बात
ना भी मानते और सही राह ना जाकर गलत राह चले जाते तो भी मैं क्या कर लेती, रश्मि उसे चुप करवाते हुए बोली। फिर उसने सबसे ऋषभ का परिचय करवाया। ऋषभ को कामयाब देख सबका गुस्सा जो उससे था वो खत्म हो गया और सबने उसे बधाई दी। नहीं मैम, एक टीचर होती है जो माँ के बाद बच्चों की जिंदगी बनाती है। आपने वो बखूबी किया है। मैं आपका ये उपकार न कभी भूला और ना भूलूंगा। ऋषभ बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाने लगा है। माना तू इंजीनियर बन गया, पर मैं तो तेरी टीचर ही आज भी तेरे कान पकड़ सकती हूँ। ये बोल रश्मि ने सच में उसके कान पकड़ माहौल को हल्का करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी आंख भी नम हो गई थी। आज उसे खुद के फैसले पर गर्व हो रहा था जो उसने ऋषभ को सजा ना दिलाकर किया था। रश्मि ने जैसे ही ऋषभ के कान पकड़े सब हंस दिए। थोड़ी देर बाद ऋषभ वहां से चला गया, पर वो जाते जाते रश्मि का नंबर ले गया जिससे उससे जुड़ा रहे। बाद में ऋषभ के माता पिता भी रश्मि का धन्यवाद करने आए, क्योंकि उसके कारण ही उनका बेटा सही राह गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।